एस्पिरेंट हम सब बेस्ट रिसोर्स के तलाश में होते हैं, तो बहुत सारे टॉपर्स के रिकमेंडेशंस को देखकर मैंने भी अपने लिए मंगवा लिया है फोरम आईएएस का रेड बुक। हैव अ लुक एट दीज क्लिप्स where toppers like Garima Lohia ma'am and Ananya Reddy ma'am and even so many more toppers are talking about using these books as their resources. फोरम आईएएस की रेड बुक आती है जो मार्केट में अवेलेबल है। मैंने उस फोरम आईएएस की रेड बुक को एज अ बेस यूज किया था अपने डेफिनेशन और बेसिक थ्योरी को कवर करने के लिए। Forum IAS red books were something that I also used. For instance, for agriculture, that was one book that I used extensively. थोड़ा और इम्प्रूव करना है तो फोरम आईएएस की रेड बुक मिल गई थी बाजार में, वहाँ से वो ले ली। तो एथिक्स के लिए मेरे पास मेन सोर्सेज यही होते थे कि रेड बुक। जीएस बोर्ड में फोरम आईएएस की रेड बुक है, उसमें एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। एथिक्स के लिए फोरम्स रेड बुक। गाइस, मैंने अपने लिए मंगवाए थे ये बुक और मैंने कूपन कोड यूज किया था DKT, जिससे मुझे फ्लैट 1000 ऑफ मिला था। तो आप भी ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं अगर आपको भी 1000 का डिस्काउंट अवेल करना है तो। मेरा नाम पप्पू कुमार है और मेरे 69th बीपीएससी में अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मुझे रैंक 20 मिली है और पोस्ट मिला है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का। इस जैसे मैंने ग्रेजुएशन NIT उत्तराखंड से 2018 में किया है मैकेनिकल में, और उसके बाद से सिविल सर्विस में तैयारी में हूँ। और तो इस बीच में मैंने क्या फेस किया है, क्या फेलियर से झेले हैं, कैसे इंटरव्यू की तैयारी की है, कैसे आंसर राइटिंग की है, उसके बारे में मैं कुछ बताने चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मेंस की बात करते हैं आंसर राइटिंग की। तो आंसर राइटिंग में ये होता है कि सबसे पहले आप अपना नोट्स बना लीजिए। जो भी जितना भी, जैसे क्या कीजिए कि आप जैसे बीपीएससी के मेंस की तैयारी शुरू करते हैं तो आप जो भी केबीसी नैनो का एक कंपाइलेशन आता है या जिसका भी आता है जहाँ पे आपको बीपीएससी में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वही मिल सके, तो मैंने केबीसी लिया था। तो वहाँ से क्या कीजिए कि केबीसी का जो एक जगह पे सारे क्वेश्चन जितने आए हुए हैं वो दे देते हैं। तो वहाँ से क्या कीजिए, आप टॉपिक डिसाइड कीजिए। मान लीजिए इकोनॉमी है, इकोनॉमी में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो भी टॉपिक है वो वहाँ से आप PYQ से देखिए, सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि आप या तो यूट्यूब पे कहीं भी जाइए, सीधा वो टॉपिक लिख कीजिए कि पॉवर्टी BPSC या अनएम्प्लॉयमेंट BPSC, ऐसे करके। और उसमें आपको कई सारे चैनल आ जाएंगे, आप उसमें से थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, जिसका कंटेंट आपको सबसे बेहतर लगे उसके आधार पे आप नोट्स बना लीजिए। उस नोट्स में यह है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है आप पहले ही तैयार कर लीजिए, फिर उसको कंक्लूजन कैसे लिखना है तैयार कर लीजिए, और उसको जितना भी डायमेंशन हो सकते हैं बॉडी पार्ट के लिए पूरा डायमेंशन कवर कर रखिए। उसमें किसके लिए कौन सी कमेटी बनी है, किसका क्या रिकमेंडेशन है, अभी पॉवर्टी की इंडिया में और बिहार में क्या सिचुएशन है, उसके लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे कैसे भी घुमा के आए तो आप वहाँ पे आराम से लिख सके। तो ये तो पहला हो गया नोट्स बनाने का। और दूसरा जो है आंसर राइटिंग शुरू कैसे करना है, कब करना है। देखिए, आपने यूपीएससी के लिए किया है तो ठीक है, नहीं किया तो मैं बताता हूँ कि शुरुआत कैसे करनी है। जैसे मैंने बताया कि NCERT पढ़ना शुरू कीजिए, उसके बाद कोई भी टॉपिक लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में बीपीएससी में अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो आप वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए। तो पहले क्या कीजिए कि वो क्वेश्चन उठाइए और कहीं से आप हेल्प मत लीजिए, बिल्कुल अपने से एकदम लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी लिख पाते हैं, चाहे गलती हो सही हो, जो भी लिख पाते हैं शुरू में मान के चलिए आप लिखिएगा तो बहुत अच्छा तो नहीं होगा, तो आप धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले बार लिखिएगा और पहले बार ही आपको 25-26 नंबर मिल जाएगा, ऐसा मत सोचिए। पहले बार हो सकता है 3-4 नंबर में मिले, फिर बढ़ाइए उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, फिर जाके आप 25-26 पे पहुंच सकते हैं। तो आंसर राइटिंग कैसे करना है कि जैसे मैंने बताया कि PYQ में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे PYQ में कोई क्वेश्चन आया है तो उसको अपने खुद से लिखिए, और आपके या तो टीचर्स हैं या आपके पीयर्स ग्रुप हैं जिनको भी आप जानते हैं कि आपको सही एवेल्युएट करके दे सकता है, उनसे आप दिखाइए। तो अगर किसी कोचिंग से जुड़े हैं तो वहाँ पे आप जाके दिखाइए, या फिर कोई आपका सिलेक्टेड बंदा है उनसे दिखाइए, या फिर अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है प्रिंस आर्या 564,
PRINCEARYA564 और ईमेल आईडी है pkumar01996@gmail.com। तो आप अगर चाहें तो मेरे इंस्टा पे भी अपना आंसर लिख के भेज सकते हैं। मैं जब बहुत जल्दी एक टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूँ, तो आप सबको इंस्टा के माध्यम से वो सूचित कर दिया जाएगा कि कौन सा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप लोग जो भी आंसर लिखते हैं, आंसर लिखने का शुरू करते हैं, आप उस ग्रुप में मुझे भेज सकते हैं। मैं जितना भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि सबका आंसर इवेल्युएट कर सकूँ और आपको बेहतर एक गाइडेंस दे सकूँ कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपको कंटेंट और पढ़ने की ज़रूरत है या आपको डायरेक्शन सुधारने की ज़रूरत है, थोड़ा लिखने की कला सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप अगर अशुद्धियाँ करते हैं लिखने में, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वहाँ पे अगर टीचर ने 4-5 अशुद्धि एक पेज में पकड़ लिया, तो आप मान के चलिए कि आपको अच्छा नंबर नहीं देगा वो। तो ये सब चीज़ें आंसर राइटिंग में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएं, तो उसके बाद एक कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। उससे क्या होगा कि आपको टाइम बाउंड में पेपर लिखने की जरूरत वो हो जाएगी, आदत हो जाएगी। पहले प्रैक्टिस, शुरू में प्रैक्टिस करें और टाइम मत देखें, अपना टाइम ले, सोच सोच कर आराम से लिखे और फिर मुझे भेजें। उसके बाद में थोड़ा बहुत कुछ दिन 15-20 दिन हो जाए तो फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लगाइए। ऐसा नहीं कि वहाँ जैसे 22 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है, तो आप आधा घंटा ले लीजिए। शुरू में आधा घंटा में लिखिए, ताकि मेन फोकस आपका होना चाहिए कि कंटेंट अच्छा डाले उसमें। मतलब जब 15-20 दिन के बाद आप कंटेंट पे फोकस कीजिए, टाइम पे फोकस बाद में कीजिएगा। उसके बाद जब फिर आपको ऐसा है कि आप कंटेंट ठीक लिख लेना है, आपको समझ आ रहा है कि क्या लिखना चाहिए, क्या डायमेंशन कवर करना चाहिए, तो उसके बाद आप तीसरा शिफ्ट हो जाइए कि टाइम बाउंड में प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जो वहाँ पे है कि 22 मिनट में एक लिखना है, तो फिर आप 20 मिनट पर जाइए कि आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना है। क्योंकि मेरा था कि मेरा स्पीड थोड़ा स्लो था, तो मैं पहले से था कि जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज लास्ट लिखा था सबसे, तो मैं 3 घंटे में 7 ही क्वेश्चन लिख पाया था। तो मेरे दिमाग में था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो एक क्वेश्चन छूटेगा। तो आपको अगर प्रैक्टिस किए रहिएगा, पहले से टेस्ट सीरीज दिए रहिएगा, तो आपको आइडिया रहेगा कि आपका स्पीड कैसा है, आपसे क्वेश्चन छूटने का डर है या नहीं है। तो उस हिसाब से आप पहले से तैयार रहेंगे ना, तो क्वेश्चन नहीं छूटता है। जैसे मैंने पहले से तैयार था कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे मैनेज करना है, तब एक क्वेश्चन जाके मैं मैनेज कर पाऊंगा। तो उस हिसाब से आप एक किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी है टेस्ट सीरीज में वहाँ इवेल्युएशन करते हैं जो भी हैं, उनके इवेल्युएशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कुछ कुछ आंसर आप मुझे भी भेज सकते हैं, ताकि मैं हो गया, उज्जवल हो गया, सरवन जी हो गए, ये लोग आपको सब मिल के गाइड कर सकते हैं। तो आप जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है वो अभी टेलीग्राम में बनाऊंगा तो बता दूंगा, वहाँ पे भेज सकते हैं। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटरव्यू का। बीपीएससी का इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है। जैसे आपका मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके कुछ दिन बाद आपका डीवी का नोटिस जारी होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पटना जाना है बीपीएससी ऑफिस में। तो जैसे वहाँ पे जाइएगा, तो वहाँ पे जैसे क्या क्या लेके जाना है वो बता देता हूँ। आपको 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, और ग्रेजुएशन का ओरिजिनल लेके जाना है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ओबीसी से हैं तो ओबीसी होना चाहिए। बस ये 4 चीज़ें वहाँ पे चेक होती है। और अगर आपने मतलब इसको अपलोड करके, और एक जो वाटर मार्क निकलता है उसका आप फोटोकॉपी 2-3 सेट करा के जाइए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक सेट जमा करना होता है और आपके पास 1-2 सेट एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़े तो आप वहाँ पर दे सके। फिर उसके बाद डीबी होगा, उसके बाद आपको तुरंत ही भेज देंगे कि जाइए मेडिकल में जाइए। मेडिकल में जाइएगा तो आपका हाइट, वेट, चेस्ट, और उसके बाद फिर आपका आई साइट, आपका कान, आपका फ्लैट फुट, आपका ये सब चेक होता है। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा कि जाइए आपका मेडिकल हो गया। अगर आप उसमें जैसे अगर किसी का फिजिकली फिट नहीं है, जैसे 5 फीट 5 इंच हाइट कम है, तो वो वहाँ पे लिख देते हैं कि आप ये सर्विस के लिए अनएलिजिबल है। तो उसके बाद आप ठीक है, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद नोटिस आएगा फाइनल इंटरव्यू का। तो फाइनल इंटरव्यू में जाइएगा तो वहाँ बोलते हैं सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपने कोई गलती कर रखी होगी, एक बार सर्टिफिकेट लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस समय डीबी के टाइम आपने कुछ गलती किया हो, तो वहाँ पे आप फिर से उसको चेक करवा सकें। तो इसके लिए वो बुलाते हैं कि लेके आइएगा। लेकिन वहाँ पे ऐसे ज़रूरत नहीं है,
कि आपको लेके जाना कंपलसरी है। जैसे मैं गया था तो मेरा रूम पे ही छूट गया था, तो मैं डर रहा था कि अगर मेरे से मांगेंगे तो मैं बोलूँगा कि मैं रूम से ला के दे दूँगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन मेरा सब पहले से हो चुका था तो मुझे नहीं मांगे। उसके बाद जो इंटरव्यू लेटर होता है वो लेके जाइए, और उसके बाद में जैसे होता है कि जैसे आप वहाँ पे पहुँचिएगा ना, जैसे जो भी 1 घंटा टाइम रहता है पहले पहुँचने का, तो आप पहुँच जाइए उस टाइम पे। वहाँ पे जाइएगा तो जितने बच्चे होते हैं वहाँ पे 4-5 ग्रुप में बांट दिया जाता है। ABCD करके ग्रुप बांटते हैं। जैसे ए ग्रुप में 12 बच्चा हो गया, बी ग्रुप में 12 हो गया, सी में 12, डी में 12, ऐसे करके। जैसे मेरा D1 था, फर्स्ट ग्रुप था, मतलब डी ग्रुप में पहला नंबर था। ABC में जो नंबर मिलता है ना, उसी नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंटरव्यू होता है। जैसे मेरा D1 था तो मुझे सबसे पहले इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। अगर आपका D1 D2 है तो फर्स्ट बच्चे के बाद आपका कॉल होगा। अगर D12 है, मान लीजिए आपके बाद कोई नहीं है, तो आपका सबसे लास्ट में होगा। तो आप उस हिसाब से वहाँ पे जाइए। वहाँ पे एकदम कंफर्टेबल माहौल होता है। कोचिंग में क्या है कि कोचिंग में मॉक देते हैं, डराते हैं लोग, मतलब हाँ, लेकिन यह है कि कोचिंग में मॉक दीजिएगा ना तो वहीं से कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैंने 4-5 मॉक दिया था, तो मैं, आप देखिएगा मेरा मॉक में काफ़ी नर्वस हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया। इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो इंटरव्यू में जैसे आप अपना बैकग्राउंड पढ़ लीजिए, जो भी जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, थोड़ा ऑप्शनल पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप जहाँ पे, आप बिहार के बारे में तो पढ़ लीजिए, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं पूछा जाता है। अगर बाई चांस कहीं डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम आ गया वहाँ पे, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पूछे जा सकें। तो आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में करंट, तो जो भी 2 महीने का करंट है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो 2 महीने से जो मेन न्यूज करंट जो चल रहा है, मेन हाईलाइटेड न्यूज, वहीं से पूछे जाते हैं। मेरे से क्या पूछा गया था करंट में, 1 नेशन 1 इलेक्शन पूछा गया था, कास्ट सर्वे पूछा गया था, ओलंपिक से पैरालंपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में जो हिजाबुल्ला पे पेजर अटैक हुआ था इजराइल के द्वारा, वो पूछा गया था। उसके बाद में कोर्ट में जो अभी केसेस पेंडिंग है वो पूछा गया था। और पूछा गया था, जैसे बैकग्राउंड में पूछा गया था कि मैकेनिकल से सवाल पूछे गए थे, मैकेनिकल या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है ग्रामीण समाज में। उसके बाद उत्तराखंड में क्या समस्याएं आ रही है, आपदा क्यों आ रहा है, ये सब पूछा गया था। तो अगर आप ये सब चीज़ें कवर करके चले जाते हैं, आपकी हॉबी क्या है उसको पढ़ लीजिए। जैसे मेरा हॉबी था भोजपुरी गाना सुनना, लेकिन मेरे से वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वो बस पूछे कि आपकी हॉबी क्या है, और मुस्कुराते हुए बोले कि आप भोजपुरी गाना भी सुनते हैं। मैंने बोला जी सर। तो ये 4-5 चीज़ें आप कवर कर लीजिए। इसका क्या कीजिए कि आप एक कॉपी बना लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन नया मिल रहा है वहाँ पे आप लिख लीजिए, और पहले हो सके तो किसी से पूछने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग, अपने बेस से सबसे अच्छा आंसर तैयार कीजिए। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि आपका सबसे बेस्ट टीचर आप खुद ही हैं, क्योंकि आप खुद ही अपनी गलती को रियलाइज कीजिएगा, खुद ही उस पर वर्क कीजिएगा। कोई और आपको थोड़ा देर के लिए आपको ऑब्जर्व करके थोड़ा देर के बता सकता है, हो सकता है कि वो सही से ऑब्जर्व ना कर पाए, कुछ और बता दे, लेकिन आप अपने साथ 24 आवर रह रहे हैं, अभी तक बचपन से लेकर अभी तक अपने को जानते हैं। तो आप अपना टीचर खुद से बनिए, किसी और पर रिलाई मत कीजिए। हो सकता है तो थोड़ा फीडबैक के लिए दोस्तों पर निर्भर कीजिए, उनसे पूछिए कि आप थोड़ा मुझे ऑब्जर्व करके बताइए कि मेरी पर्सनालिटी में कहाँ पे कमी है। और ये सब चीज़ें कर जाएंगे ना तो आप मान के चलिए कि इंटरव्यू में बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे कई बार लोग पैनिक होते हैं कि फैक्ट पूछा गया नहीं आया, वो लोग भी जानते हैं कि इतना प्रेशर में बच्चा है, फैक्ट पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि भूल सकता है प्रेशर में, तो फैक्ट पे उतना मार्क्स डिसाइड नहीं होता है। मेन अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप ब्लंडर मत कीजिए, उसमें आप अच्छा कर जाएंगे ना तो आप मान के चलिए कि आपको इंटरव्यू में एवरेज से बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और इसके बाद में थोड़ा ये बता दूं कि जैसे मुझे यहाँ तैयारी करते हुए 5-6 साल हो गए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फेलियर क्यों फेस किए। तो सबसे पहले मैं 2018 में आया तो यूपीएससी के लिए कोचिंग लिया था। अगर आप बीपीएससी कर रहे हैं तो कोचिंग की जरूरत नहीं, यूपीएससी के लिए भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा मेंटोर मिल रहा है, हाँ, कोचिंग का ये फायदा है कि आपको गाइड मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं कि कोचिंग आपको जो पढ़ा देगा सारा वहाँ पे आ जाएगा। जो एक गाइड लीजिए, खुद से पढ़ाई कीजिए। पहला गलती था कि मैंने ज़्यादा कोचिंग के टेस्ट सीरीज पर रिलाई किया। वहाँ से मैंने 50-60 टेस्ट सॉल्व किए, सबका समझा,
लेकिन जब वहाँ पे किया तो वहाँ पे मुझे मतलब बहुत ख़राब नंबर आया। ऐसा था कि मैंने यूपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व किया नहीं था, तो मुझे एग्जैक्ट जो उनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है, वो कहाँ पे आपसे गलती या सही करवाते हैं, कहाँ पे हिंट देते हैं, वो सब चीज़ें मुझे समझने में टाइम लग गई। उसके बाद में दूसरा गलती जो मैंने किया, मैंने अपने मटेरियल को सेलेक्ट करने में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन ला दिया। मैंने सोचा कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, सारे चीज़ें जितने भी मार्केट में पढ़ लो। फिर जब बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये सब चीज़ें तो कूड़ा कचरा सब उठा के पढ़ लिया है और इसके चलते मैंने अपना 2-3 साल वेस्ट कर दिया है। तो ये चीज़ आप मत कीजिए। आप पहले से या तो मेरे से टेलीग्राम पर जुड़ते हैं या मेरे इंस्टा पे पूछ लीजिए कि क्या क्या सोर्स होने चाहिए। और जो चौथा चीज़ है वो यह होता है कि टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट, जैसे पहले बार मैंने पेपर दिया था तो ऐसा था कि मेरा यूपीएससी का पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व ही नहीं कर पाया था। तो ये था कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आप देख लीजिए, एलिमिनेशन में फोकस कीजिए। यूपीएससी पीवाईक्यू को 10 साल को जितनी बार हो सके 10 बार 20 बार उसको समझ के लगाइए। ऐसा नहीं कि उसको रटना है, उसको समझना है, उसके ट्रैप को समझना है, उसका पैटर्न को समझना है। और उसको मान लीजिए समझ आता है ना, तो आपका सेम नॉलेज पे आप 20 से 25 नंबर गेन से कर सकते हैं। जैसे अगर आप 70 पे आ रहे होंगे, ज़्यादातर जो सीरियस स्टूडेंट है वो 70-80 के बीच में रहते हैं। अगर आपने ये चीज़ पे वर्क कर लिया ना, तो आप मान के चलिए कि आप 90 पार हो जाएंगे। और 90 पार हो गए तो फिर आपका लिस्ट में नाम आना तय है। तो ये सब मैंने जो 3-4 चीज़ें मिस्टेक किए हैं, आप गलती मत कीजिए। और 70th में अभी अच्छे से लगिए, जो भी मैंने बताया तो उसको फॉलो कीजिए। और चलिए आपसे मिलते हैं बिहार में। और दिल्ली नॉलेज ट्रैक को थैंक यू सो मच कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया आपसे जुड़ने का। थैंक यू।